आज की कहानी है रस्में विदाई। यह क्या है मिठी, 2 दिन रह गए हैं तुम्हारी विदाई को और तुम यहाँ बैठी खीखी कर रही हो। नाक कटवाओगी क्या? तुम लड़कियों को कुछ काम नहीं है क्या? अरे शादी का घर है, सैकड़ों काम पड़े हैं। थोड़े हाथ पैर चलाओगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। नीरा ने अपनी बेटी मिठी और उसकी सहेलियों को इस तरह लताड़ा कि सब सकते में आ गईं। सहेलियां उठकर कमरे से बाहर निकल गईं और इधर उधर कार्य करने का दिखावा करने लगीं। मीठी वहीं बैठी रही और अपनी माँ को अपलक देखती रही। अब हम क्या करें? माँ, कुछ काम भी तो करने नहीं देती हैं आप। हमारे हंसने बोलने से आपकी नाक कटने का खतरा कैसे पैदा हो गया, यह भी हमारी समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, तुम्हारी समझ में क्यों आने लगा? अकेले मैं तुम्हें समझा सकूं, इसीलिए उन लड़कियों को यहाँ से भगा दिया। हमारे ज़माने में तो विवाह से 10-12 दिनों पहले से ही लड़कियां धीरे धीरे स्वर में रोने लगती थीं। आने जाने वाले भी लड़की से गले मिलकर 2 आंसू बहा लेते थे कि लड़की अब पराई होने जा रही है। माना अब नया ज़माना है, पर 2 दिन पहले तो धीरे धीरे रो ही सकती हो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि लड़की को शादी की बड़ी खुशी है। वाह माँ, किस युग की बातें कर रही हैं आप। आजकल विदाई के समय कोई नहीं रोता। हमारी बात तो आप जाने दीजिए, पर आजकल की अधिकतर लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। वे इन पुराने ढकोसलों में विश्वास नहीं करती। बदल गया होगा ज़माना, पर इस मोहल्ले में तो सब जैसे का तैसा है। यहाँ लोग अभी भी पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। हर विवाह के बाद वर्षों यह चर्चा चलती रहती है कि लड़की विदाई के समय कितना रोई। उसी से तो मायके के प्रति लगाव का पता चलता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, ढेरों काम पड़े हैं, पर अब ठहाके सुनाई ना दें, इसका ध्यान रखना, कहती हुई नीरा चली गई थी। उनके जाते ही मीठी का मन हुआ कि वह इतना जोर से खिलखिलाकर हंसे कि सारा घर कांप जाए। विदाई के समय रोने की प्रथा को इतनी गंभीरता से तो शायद ही कभी किसी ने लिया हो। 40 वर्ष की उम्र के करीब पहुंच रही है मीठी। अब क्या रोना और क्या हंसना, लेकिन माँ नहीं समझेंगी। आज भी वह दिन मीठी की यादों में उतना ही ताज़ा है जब पहली बार उसे वर पक्ष के लोग देखने आए थे। उन दिनों तो उसका अपना अलग ही स्वप्निल संसार था और वास्तविकता से उसका दूर दूर कोई वास्ता नहीं था। घूमना फिरना, सिनेमा देखना और उत्सवों व विवाहों में भाग लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। कॉलेज जाना भी इसी में शामिल था, पर उसमें पढ़ाई से अधिक महत्व सहेलियों, फिल्मों और गपशप का था। कॉलेज जाना तो विवाह होने तक के समय का सदुपयोग मात्र था। भावी वर को देखकर तो उसकी आंखें चौंधिया गई थीं। वैसे सुदर्शन युवक आज तक उसकी नज़रों के सामने से नहीं गुजरा। साथ ही ऊंची नौकरी, संपन्न परिवार, उसकी तो मानो रातों रात काया ही पलट गई थी। पर जब 1 सप्ताह बीतने पर भी उधर से कोई जवाब नहीं मिला था तो सबका माथा ठनका था। शीघ्र ही देवदत्त बाबू से, जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, संपर्क किया गया तो वे स्वयं ही चले आए और आते ही मीठी के पिता को ऐसी खरी खोटी सुनाई थी कि बेचारे के मुख से आवाज़ नहीं निकली थी। इतने ऊंचे स्तर का घर वर और आपने उन्हें अच्छे दहेज तक का प्रलोभन भी नहीं दिया। पूरी बिरादरी में कहीं देखा है ऐसा सजीला युवक? देवदत्त बाबू बोले थे। लेकिन देवदत्त बाबू देखने सुनने में तो अपनी मीठी भी किसी से कम नहीं है। उसके पिता सर्वेश्वर बाबू बोले, हाँ जी, आपकी मीठी तो परी है परी। कल कोई राजकुमार आएगा और फोकट में उसे ब्याह कर ले जाएगा। देवदत्त बाबू के स्वर ने अंदर अपने कमरे में बैठी मीठी को पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया था। और पता नहीं सर्वेश्वर बाबू पर क्या बीती थी। मैंने तो फोकट में विवाह करने की बात कभी की नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, हम 3 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार हैं। सर्वेश्वर बाबू दबे स्वर में बोले, सच कहूँ, 3 लाख रुपए की बात सुनकर देर तक हंसते रहे थे लड़के के घर वाले। लड़के की माँ ने तो सुना ही दिया कि 3 लाख रुपए में कहीं शादी होती है।
अरे इतने में तो ठीक से बारात की खातिरदारी भी नहीं हो सकेगी। देवदत्त बाबू ने एक और वार किया था। इससे अधिक तो मेरे लिए संभव नहीं हो सकेगा। आप तो जानते हैं कि मीठी से छोटे 4 और भाई बहन हैं। बहुत कोशिश करने पर 3 का 3.5 लाख रुपया हो जाएगा। फिर तो आप उसी स्तर का वर ढूंढ लीजिए अपनी मीठी के लिए। आप तो जानते ही हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। वैसे भी उस लड़के का संबंध तय हो गया और 15 लाख रुपए पर बात पक्की हुई है। 5-6 लाख रुपए का तो केवल तिलक आएगा। कहते हुए देवदत्त बाबू उठ खड़े हुए थे। मीठी ने बीए पास कर एमए में दाखिला ले लिया था। उधर सर्वेश्वर बाबू ने वर खोजो अभियान तेज कर दिया था। हर माह 2-3 भावी वर और उसके माता पिता उसे देखने आते, पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि बात बनते बनते रह जाती। सर्वेश्वर बाबू ने अब यह कहना भी बंद कर दिया था कि वे दहेज प्रथा में विश्वास नहीं करते और प्रस्तावित दहेज की रकम बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी थी। पर जब सभी प्रयत्नों के बाद भी वह बेटी के लिए एक अदद वर नहीं ढूंढ पाए तो सबका क्रोध मीठी पर उतरने लगा था। उसकी दादी माँ ने तो एक दिन खुलेआम ऐलान भी कर दिया था कि घर में कन्या पैदा होने से बड़ा अभिशाप कोई और नहीं है। मेरी बेटी को क्यों कोस रही हो माँ जी? सही समय पर सभी कार्य स्वयं ही संपन्न हो जाते हैं, माँ ने मीठी का पक्ष लेते हुए कहा था। 4 वर्ष बीत गए, हजारों रुपए तो देखने दिखाने पर खर्च किए जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता इसके भाग्य में गृहस्थी का सुख है। मेरी मानो तो इसके छोटे भाई बहनों का विवाह कर दो, दादी माँ ने अपने बेटे को सुझाव दिया था। क्या कह रही हो माँ? क्या ऐसा भी कहीं होता है कि बड़ी बेटी बैठी रहे और छोटों का विवाह हो जाए? फिर मीठी से कौन विवाह करेगा? सर्वेश्वर बाबू के विरोध का स्वर कुछ इस तरह गूंजा था कि दादी माँ आगे कुछ नहीं बोली थी। उसकी माँ अचानक ही बहुत चिंतित हो उठी थी। जिसने जो उपाय बताए माँ ने वही किए। कितने दिन भूखी रहीं, कितना पैसा मज़ारों पर जाने व चादर चढ़ाने पर खर्च किया, पर सब बेकार रहा और इसी चक्कर में माँ अस्पताल पहुँच गई। अंत में एक दिन मीठी ने घोषणा कर दी थी कि अब वह विवाह नाम की संस्था से उसका विश्वास उठ गया है और वह ना तो भविष्य में लोगों के सामने अपनी नुमाइश लगाकर अपना उपहास करवाएगी, ना कभी विवाह करेगी। सर्वेश्वर बाबू को जैसे इस उद्घोषणा की ही प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत ही दूसरी बेटी पुष्पी के विवाह के लिए प्रयत्न प्रारंभ किए। उनका कार्य और भी सरल हो गया जब पुष्पी ने अपने लिए वर का चुनाव स्वयं ही कर लिया और मंदिर में विवाह कर माता पिता का आशीर्वाद पाने घर की चौखट पर आ खड़ी हुई थी। माँ तो देखते ही बिफर गई थी। दादी माँ ने माथा ठोककर समय को दोष दिया और पिता ने पूर्ण मौन साध लिया था। काफ़ी देर रोने पीटने के बाद जब माँ थोड़ी व्यवस्थित हुई थी तो उन्होंने ऐलान कर डाला था कि वे इस विवाह को विवाह नहीं मानती और अब पूरे रीति रिवाज के अनुसार सप्तपदी की रस्म होगी। सो पुष्पी के विवाह के निमंत्रण पत्र छपे, मित्र संबंधी एकत्र हुए, कानाफूसियों का सिलसिला चला और धूमधाम से दान दहेज के साथ पुष्पी को विदा किया गया। माँ ने बचपन से दोनों बेटियों के लिए ढेरों गहने, कपड़े, बर्तन जोड़ रखे थे। मीठी ने तो उन्हें निराश किया था, पर पुष्पी के विवाह का सुनहरा अवसर वे छोड़ना नहीं चाहती थी। इस बीच मिठी के एमए पास करने के बाद उसे बाहर जाकर नौकरी करने की पिता ने आज्ञा नहीं दी। उन्हें एक ही डर था कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी की कमाई खा रहे हैं। मीठी का स्वभाव ही ऐसा था कि अधिक देर तक वह उदास नहीं रह सकती थी। खिलखिलाना, ठहाके लगाना मानो उसकी निराशा और दर्द को दूर रखने के साधन बन गए थे। मीठी ने अपने हाथों पुष्पी के लिए जरी गोटे का लहंगा बनाया था। लहंगे चूनर का काम देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली थी। लगता था जैसे किसी की व्यावसायिक निपुण उंगलियों का कमाल था। पुष्पी ने तो मुग्ध होकर मीठी की उंगलियां ही चूम ली थी। बेचारी पड़ोस की नीरू बुआ ने आंखें चलखाने का अभिनय करते हुए कहा था, मीठी
तब दूसरे कमरे में माँ का हाथ बटा रही थी। बेचारी क्यों? उनकी बेटी रुनझुन ने प्रश्नवाचक स्वर में पूछा था। अपने लिए शादी का जोड़ा बनवाने की हसरत तो उसके मन में ही रह गई। उन्होंने स्पष्ट किया था, मीठी दीदी की उंगलियों में तो जादू है माँ, और उनका स्वभाव, वह तो मुर्दों में भी जान फूंक दे। रुनझुन बोली थी, शायद ठीक ही कहती है तू, वे ही अभागे थे जो उसे नापसंद कर गए। नीरू बुआ बोली थी, मम्मी मेरी शादी का जोड़ा भी आप मीठी दीदी से ही बनवाना। रुनझुन ने आगे कहा था, सुन ले मीठी, रुनझुन की फरमाइश। आस पड़ोस की लड़कियां अब तुझे चैन नहीं लेने देंगी। नीरू बुआ बोली। इस बीच जो बात मीठी को सबसे अजीब लगी थी वह थी पारंपरिक विवाह के 2 दिन पहले से ही पुष्पी रोने लगी थी। यद्यपि सभी कुछ तो उसकी इच्छा से हुआ था। उसने माँ से पूछा भी था, रोने की रस्म होती है विवाह में, पर तू क्या जाने, कभी ससुराल जाती तब तो जानती। मन अपने आप पिघलकर आंखों की राह बहने लगता है। माँ ने मानो राज की बात बताई थी, पर मीठी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। पुष्पी के विवाह के बाद जो कुछ हुआ उसकी मीठी ने कल्पना नहीं की थी। उसके पास विवाह के लिए जोड़े बनवाने वालों की भीड़ लग गई थी। न जाने क्या सोचकर सर्वेश्वर बाबू ने न केवल उसे यह काम करने की आज्ञा दे दी, बल्कि जो धन उसके विवाह के लिए रखा था वह उसे दुकान में लगाने के लिए सौंप दिया था। इतना काम मीठी अकेले तो कर नहीं सकती थी, सो 3-4 सहायकों को रख लिया था। सर्वेश्वर बाबू ने उसके लिए एक बड़ी सी दुकान का भी प्रबंध कर लिया था। मीठी का काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। उसकी ख्याति मोहल्ले से निकलकर पूरे शहर में फैल गई। इसी बीच उसके दोनों भाई भी अपनी पसंद की लड़कियों से विवाह कर चुके थे। दोनों दूसरे शहरों में कार्यरत थे। माता पिता के साथ केवल मीठी ही रहती थी। उस दिन सुबह से ही मीठी की तबीयत ठीक नहीं थी। यद्यपि उसके सहायक कार्य कर रहे थे, पर मीठी सब कुछ उनके भरोसे छोड़ने की अभ्यस्त नहीं थी। विवाहों का मौसम होने के कारण कार्य इतना अधिक था कि अपनी दुकान बंद करने की बात वह सोच भी नहीं सकती थी। सांझ गहराने लगी थी। मीठी को लगा जैसे बुखार तेज हो रहा था। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। उसने सोचा, आज काम थोड़ा जल्दी बंद कर देंगे, पर इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाती, सामने एक कार आकर रुकी और एक युवक युवती उतरकर दुकान में आए। हाँ, यही है वह बुटीक भैया जिसके बारे में पल्लवी ने बताया था। युवती साथ आए युवक से कह रही थी, यह बुटीक नहीं, एक साधारण सी दुकान है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मीठी बोली थी, पर आपका काम असाधारण करती हैं। मेरी सहेली पल्लवी की शादी का जोड़ा तो इतना अनूठा था कि सब देखते ही रह गए। वह कह रही थी कि आश्चर्य की बात तो यह है कि इसे डिज़ाइन करने वाली ने कभी शादी का जोड़ा नहीं पहना। वह युवती बोले जा रही थी, ओह श्रीवाणी, ऐसा नहीं कहते, अपने काम की बात करो। उसका भाई श्रीनाथ बोला था, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, बताइए आपको क्या चाहिए? मीठी ने शीघ्र ही उन्हें निपटाने की गरज से पूछा था। लगता है हम दोनों का हाल एक जैसा ही है, श्रीनाथ बोला था। जी देखिए ना, आप शादी के जोड़े बनाती हैं पर स्वयं कभी नहीं पहना। मेरी आभूषणों की दुकान है पर स्वयं कभी गहने नहीं पहने। वह मुस्कुराया था। आपकी उंगलियों और गले को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मीठी ने श्रीनाथ की उंगलियों में चमकती अंगूठियों की ओर इशारा किया था, पर इससे पहले कि श्रीनाथ कोई उत्तर दे पाता, मीठी काउंटर पर सिर रखकर बेसुध हो गई थी। अरे देखिए तो क्या हो गया है इन्हें। श्रीवाणी और श्रीनाथ ने मीठी की सहायिका को पुकारा था। आज सुबह से ही दीदी को बुखार था, पता नहीं क्या हो गया है, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, एक सहायिका बोली थी। आप लोग इन्हें उठाने में सहायता करें तो इन्हें पास के नर्सिंग होम में लेकर चलते हैं, श्रीनाथ ने राय दी थी। मीठी को पास के नर्सिंग होम ले जाया गया और शीघ्र ही उपचार शुरू हो गया था।
यद्यपि कुछ ही देर में मीठी को होश आ गया था, पर बुखार तेज होने के कारण उसे नर्सिंग होम में दाखिल कर दिया गया और उसके माता पिता को सूचित कर दिया गया था। मीठी को स्वस्थ होने में 4-5 दिन लगे थे। इस बीच श्रीनाथ उससे मिलने रोज आता रहा और ताज़ा फूलों का गुलदस्ता देता रहा। स्वस्थ होने के बाद भी मीठी की दुकान पर जब तब वह जाता, पहले अपनी बहन शिवानी के विवाह के जोड़े बनवाने के लिए, फिर विवाह के लिए आमंत्रित करने के लिए। वह कार्ड देते हुए बोला था, आप शिवानी के विवाह में अवश्य आएंगी। देखूंगी, वैसे मैं कहीं आती जाती नहीं, समय ही नहीं मिलता, लेकिन यह एक विशेष निमंत्रण है। मेरी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। मुझसे मिलना चाहती हैं, पर क्यों? मीठी उलझन भरे स्वर में बोली थी। आपको नहीं लगता मीठी जी कि हम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी? श्रीनाथ मुस्कुराया था। जोड़ी? क्या कह रहे हैं आप? मैं 37 से ऊपर की हूँ। विवाह आदि के बारे में मैं सोचती भी नहीं। मीठी बोली थी। मैं भी 40 का हूँ, पर जब से आपको देखा है लगता है हम दोनों की खूब गुजरेगी। मेरा मतलब है शादी के जोड़े और आभूषण एक ही जगह। श्रीनाथ मुस्कुराया था। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मेरे माता पिता दूसरी बिरादरी में विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मीठी घबरा गई थी। आप तो हाँ कहिए, आपके माता पिता को मैं मना लूँगा, श्रीनाथ ने आग्रह किया था। श्रीनाथ द्वारा विवाह प्रस्ताव रखे जाते ही नीरा भड़क उठी थी। बिरादरी के बाहर विवाह किया तो लोग क्या कहेंगे? पुष्पी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, पर की तो बिरादरी में ही थी। बिरादरी में ही ढूंढ रहे थे हम भी, पर कोई मिला क्या? ऊपर से जले पर नमक छिड़कते थे। हमारे पास लेने देने को है ही क्या? मैं तैयार हूँ। मीठी श्रीनाथ से ही विवाह करेगी। सर्वेश्वर बाबू ने स्वीकृति दे दी तो नीरू चुप रह गई थी। फिर तो आनन फानन सब हो गया। मीठी सचमुच प्रसन्न थी। माँ कहती है कि रोने की रस्म होती है, पर वह नहीं रोएगी। वह तब नहीं रोई जब सारा समाज उसे रुलाना चाहता था, तो अब क्यों रोएगी वह? विवाह की रस्में समाप्त होते ही विदाई होने वाली थी, पर मीठी की आंखों में आंसुओं का नामो निशान तक नहीं था। तभी माँ ने उसे गले से लगा लिया था। ना रो मीठी, मेरी बेटी, चुप हो जा। ऐसे भी भला कोई रोता है? वे कह रही थी, पर मीठी चित्रलिखित सी कार की ओर बढ़ रही थी। उसका मन हो रहा था हंसे, खिलखिलाकर हंसे इस विचित्र परंपरा पर। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।